प्रतिभा की परिभाषा व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। एक 6 साल का बच्चा जो एक धातु का हथौड़ा 1000 बार घुमा सके, वो सच में एक प्रतिभाशाली कहलाने योग्य है। लेकिन मंग तियान ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वो एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप टांग वुलिन को हथौड़ा चलाते हुए देखता रहा। उसकी हरकतें सीधी और शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें वापसी बल को कम करने की कोई तकनीक नहीं थी। वो पूरा झटका अपने हाथों से ही सह रहा था। 50 बार, 80 बार, 100 बार। पसीना फिर से झरने की तरह बहने लगा, और अब जो दर्द वो महसूस कर रहा था वो पहले से कहीं ज्यादा था। उसके दोनों हाथ जलने लगे थे। हर बार हथौड़ा चलाने पर उसका सिर भारी हो जाता। फिर भी टांग वुलिन दांत भींचकर दर्द सहता रहा और रुकने का नाम नहीं लिया। 150 बार के बाद उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। उसकी नजरें धुंधली हो गईं, हाथ सूज चुके थे और इतने दर्द में थे जैसे वे उसके अपने न हों। फिर भी वो जिद के साथ हथौड़ा चलाता रहा। मैं सह सकता हूँ, मैं इस परीक्षा को पार कर सकता हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, दृढ़ता ही जीत है। जब मंग तियान ने आखिरकार उसे रुकने को कहा, तब तक टांग वुलिन को याद भी नहीं था कि उसने कितनी बार हथौड़ा चलाया था। अगर मंग तियान ने उसे थामा न होता तो वो जमीन पर गिर जाता। जब मंग तियान ने उसके हाथों से हथौड़ा लिया तो उन्होंने साफ देखा कि टांग वुलिन के हाथ हथौड़े से घिस गए थे और सूज चुके थे। कठोर दिखने वाला ये लोहार गुरु अंततः भावुक हो उठा। ये केवल टांग वुलिन की प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि उसकी दृढ़ता के कारण भी था। शक्ति तो बाद में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इतनी कम उम्र के बच्चे में ऐसा अटूट संकल्प, ये बहुत ही अनमोल था। तुम दोनों ने सच में एक अच्छा बच्चा पाला है। मैं इसे अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। कल से इसे आज के समय पर रोज भेज देना। घर पहुंचकर इसके हाथों पर ये मरहम लगाना। जब लांग युए टांग वुलिन को लेने आई तो मंग तियान ने उसे ये कहते हुए एक शीशी सौंपी। 1 घंटे के विश्राम के बाद टांग वुलिन की ऊर्जा वापस आ गई थी। बस उसके हाथ इतने दुख रहे थे कि वो उन्हें उठा नहीं पा रहा था। मंग तियान की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग और कास्टिंग पूरी तरह अलग हैं। कास्टिंग में केवल सांचे की जरूरत होती है और मशीनें आकार बनाती हैं, लेकिन फोर्जिंग में धातु को शुरू से अंत तक लोहार खुद हथौड़े से आकार देता है। मशीनें भी फोर्ज कर सकती हैं, लेकिन धातु जीवित होती है। मशीन कभी भी उसकी नसों को नहीं महसूस कर सकती। इसलिए सभी उच्च गुणवत्ता वाले यंत्रों के पुर्जे हमेशा लोहारों द्वारा बनाए जाते हैं। एक अच्छा लोहार असली कारीगर होता है, जिसकी स्थिति एक स्पिरिट मास्टर से कम नहीं। स्पिरिट मास्टर और मशीन मास्टर, ये हर छोटे लड़के का सपना होता था। आह! जब लांग युए ने उसके हाथ को खींचा तो टांग वुलिन दर्द से चिल्ला उठा। उसी वक्त लांग युए ने उसकी हथेलियों के जख्म देखे। हे भगवान, उसने तुम्हारे साथ ये किया! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 घंटे में उसका बेटा इतना कष्ट झेलेगा। टांग वुलिन ने सिर हिलाया। नहीं माँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। अंकल मंग तियान ने मेरी परीक्षा ली थी और मैंने पास कर ली। देखो मैं कितना मजबूत हूं ना। मत रो माँ, दर्द नहीं हो रहा। लांग युए ने आंसू पोंछते हुए कहा। चलो घर चलते हैं। सच में कुछ नहीं हुआ माँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अंकल मंग तियान की परीक्षा पास कर ली। क्या आप मेरे लिए खुश नहीं हैं? यही नहीं है वो उपलब्धि की भावना जिसके बारे में पापा ने कहा था? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। लांग युए ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन आंसू फिर से चमक उठे। घर लौटते ही दरवाज़ा पार करते हुए टांग वुलिन ने देखा नार एक तरफ बैठी थी। वो खुशी से उछलकर उसके पास भागा, जबकि लांग युए खाना बनाने किचन में चली गई। नार, पता है, आज मैंने अंकल मंग तियान की परीक्षा पास कर ली। अब मैं उनसे फोर्जिंग सीख सकता हूँ। जब मैं पैसा कमाऊंगा तो एक स्पिरिट सोल खरीदूंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना भी लाऊंगा। बचपन के उत्साह में उसने अपने हाथों का दर्द पूरी तरह भुला दिया था। नार ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बीच बीच में खोया सा भाव झलकता था। नार, क्या तुम्हें सच में अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं? नार ने सिर हिलाया। मुझे सिर्फ अपना नाम याद है, बाकी सब धुंधला है। बड़े भाई लिन, क्या मैं बहुत मूर्ख हूँ? टांग वुलिन ने तुरंत कहा। नहीं नार, तुम बिल्कुल भी मूर्ख नहीं हो। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ये तुम्हारा घर है। माँ और पापा तुम्हारे भी माँ और पापा हैं, और तुम मेरी छोटी बहन हो। नार ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। ये पहली बार था जब उसने उनके घर में मुस्कुराया था। वाह, तुम्हारी मुस्कान कितनी सुंदर है नार। चलो अब मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ।
बड़ा भाई बहुत मेहनत करेगा, स्पिरिट मास्टर बनेगा और फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है? हाँ। शाम को जब तांग जीरन घर लौटा तो खाना तैयार था। जीरन, मेरे साथ आओ, बच्चे तुम लोग पहले खाना खा लो, लांग्युए ने शांत स्वर में कहा और कमरे की ओर चली गई। तांग जीरन ने बेटे की ओर सवालिया नजर डाली और तांग बोलेन ने कंधे उचका दिए, मानो कह रहा हो, मुझे भी नहीं पता माँ को क्या हुआ। वो जल्दी से पत्नी के पीछे कमरे में गया और लांग्युए ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हम पहले खा लेते हैं नार, भूख लगी है ना? लांग्युए ने पहले से ज्यादा खाना बनाया था, ये सोचकर कि उन्होंने दिन में बहुत कम खाया था। नार को खाने से कोई परहेज नहीं था, उसने सिर हिलाया और लगन से खाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि टांग बोलेन कुछ अजीब तरह से शरीर मोड़ रहा था, चेहरे पर दर्द था। बड़े भाई, क्या हुआ? उसने पूछा। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा, टांग बोलेन ने कहा। नार ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। सच में? हाँ, टांग बोलेन ने खुशी से कहा। नार ने कांपते हाथों से एक एक चम्मच खाना उसे खिलाना शुरू किया। दो छोटे बच्चे, एक 6 साल का और दूसरी 5 साल की, मासूमियत से भरे हुए एक दूसरे की संगति में हंसते हुए खा रहे थे। इस छोटे से घर में उस शाम की रोशनी कुछ ज्यादा ही कोमल और गर्म लग रही थी। नार, तुम सबसे अच्छी हो। ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं लिनलिन को दोबारा मंगत्यान के अधीन काम करने नहीं दूंगी। अपनी भावनाओं को दबाते हुए ताकि बाहर बैठे दोनों बच्चे उसकी बात न सुन सके, लांग्यू ने अपनी सिसकियां रोक ली। लांग्यू के विचार सुनने के बाद तांगजिरान कुछ नहीं कह पाए। वे बस चुपचाप खड़े रहे, उनका दिल दर्द से भर गया। कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई इंद्रधनुष नहीं देख सकता, सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार चलने से कोई सफल नहीं होता। आयुए, मुझे भी दुख होता है ये देखकर कि लिनलिन को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अगर वो अभी इन कठिनाइयों को नहीं सहेगा तो बड़ा होकर और भी अधिक कष्ट झेलेगा। जिस दिन मैं मंगत्यान से मिलने गया था, मैं समझ गया था कि वो लिनलिन को शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक गर्वित लोहार हैं, फिर भी उन्होंने हमारे बेटे को स्वीकार किया। क्या तुम समझती हो कि हमारा बेटा कितना असाधारण है? हमारा बेटा हमारे लिए सच में एक अद्भुत आश्चर्य है। काम से घर लौटते समय मंगत्यान ने मुझसे कहा था कि हमारा बेटा असामान्य रूप से प्रतिभाशाली है। उसके पास देवतुल्य क्षमता है। उसकी ताकत एक वयस्क आदमी के बराबर है। और सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि लिनलिन में दृढ़ निश्चय है। उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है, जिसके साथ शक्तिशाली सोल मास्टर बनना लगभग असंभव है। लेकिन अगर वो एक उत्कृष्ट लोहार बन गया तो कम से कम उसे जीवन भर रोटी कपड़े की चिंता नहीं रहेगी। हमारा बच्चा कमजोर नहीं है तो हम माता पिता कैसे कमजोरी दिखा सकते हैं? हमें उसका साथ देना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और फिर मंगत्यान 6 सितारा लोहार हैं, वो अपने शिष्य को ठीक तरह से सिखाएंगे। वो किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलो लिनलिन को एक मौका देते हैं, ठीक है? अगर सच में उसे नुकसान पहुंचेगा तो मैं खुद उसे रोक दूंगा। अंत में लांग्यू ने समझौता कर लिया। वो जानती थी कि वो और उसके पति दोनों ही अपने बेटे से प्यार करते हैं और तांगजेरान की बातें उसे मना गईं। जब दोनों वापस लिविंग रूम में लौटे तो उन्होंने देखा कि तांग वुलेन वहां बैठा हंसते हुए जोर जोर से खाना खा रहा था। उसके बगल में नायर बैठी थी, जो उसे एक एक चम्मच खिलाए जा रही थी। तांगजेरान और लांग्यू उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। दो सुंदर बच्चे वहां बैठे थे, उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे, जैसे ये कितना सुकून भरा पारिवारिक दृश्य हो। तांगजेरान बुदबुदाए, तो चलो हम इस बच्ची को गोद ले लेते हैं। अगर दोनों बच्चे साथ बड़े होंगे तो लिनलिन के लिए भी अच्छा रहेगा। लांग्यू ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। इस तरह वो पारिवारिक रात्रि भोज सुखद वातावरण में समाप्त हुआ। लेकिन तांग वुलेन और नायर की खाने की क्षमता ने एक बार फिर उस जोड़े को हैरान कर दिया। इन दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए सबसे पहले उन्हें ये सोचना था कि क्या वे दोनों को खिलाने का खर्च उठा पाएंगे। रात के खाने के बाद लांग्यू और तांगजिरान ने विचार किया कि अब लांग्यू को भी नौकरी करनी होगी। केवल तांगजिरान की आय पर परिवार चलाना मुश्किल था। देखो नायर, ये मेरा मार्शल सोल है। तांग वुलेन ने मेहनत से हाथ उठाया और अपनी हथेली में हल्की नीली रोशनी के साथ एक पतली घास की डंडी प्रकट की, ब्लू सिल्वर ग्रास। उसमें से एक हल्की मधुर ऊर्जा फैल रही थी। नायर ने आश्चर्य से उस घास को छुआ। बड़े भैया, क्या भविष्य में मेरा भी कोई मार्शल सोल होगा? टांग वुलेन ने जवाब दिया, जरूर होगा। हर किसी का अपना मार्शल सोल होता है। जब तुम 6 साल की हो जाओगी तो अगले साल अवेकनिंग डे पर तुम्हारा भी जागृत हो जाएगा।
मैं बहुत थक गया हूँ, अब हाथ नहीं उठा सकता, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। बात करते करते ही तांग वुलन लेट गया और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चला गया। नायार उसे देखती रही। वो अपनी यादें वापस लाना चाहती थी, पर उसका मन धुंधला था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो भी थोड़ी देर में लेट गई और सो गई। रात गहराने पर तांगजिरान धीरे से बच्चों के कमरे में दाखिल हुए। वे अपने बेटे के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठे और मंगत्यान द्वारा दी गई दवाई की शीशी निकाली। वे तांग वुलन के हाथों पर दवा लगाने वाले थे, तभी उन्होंने उसकी बांह की आस्तीन उठाई। उन्होंने अपने कंधे पर लगी छोटी टॉर्च जलाई, जिससे रोशनी सीधे तांग वुलन की बांह पर पड़ी। तांगजिरान आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि बेटे की बांह पर कोई नीले निशान नहीं थे, बल्कि लांग्यो के बताया अनुसार चोटें तो जैसे गायब ही हो गई थीं। उन्होंने ध्यान से उसके हाथ की हथेलियां खोलीं। वे चमकदार और कोमल थीं, बिना किसी खरोंच के। हैरान होकर उन्होंने दूसरी बांह की भी आस्तीन ऊपर की। परिणाम वही था, दोनों बाहें बिल्कुल ठीक थीं। तांगजिरान जानते थे कि उनकी पत्नी झूठ नहीं बोलेगी। फिर ये कैसे हुआ? क्या ये उसके मार्शल सोल का असर था? कुछ दुर्लभ मार्शल सोल ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं चिकित्सा की क्षमता होती है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि ब्लू सिल्वर ग्रास में ऐसी शक्ति होती है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तांग वुलन के काले बालों के नीचे उसके माथे पर एक हल्की सुनहरी रेखा उभर रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद तांगजिरान ने दवाई की बोतल वापस रख दी और कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने तय किया कि सुबह वो बेटे की स्थिति पर ध्यान देंगे। सुबह का समय। तांग वुलन जल्दी उठ गया। नहाने धोने के बाद वो रसोई में माँ की मदद करने चला गया। उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो बर्तन और प्लेटें उठा सकता था। लिनलिन, क्या तुम्हारे हाथ अब भी दर्द कर रहे हैं? लांग्यो का दिल फिर से कस गया। अरे, अब तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तांग वुलन ने हाथ हिलाते हुए कहा। कल का दर्द जैसे कभी था ही नहीं, बल्कि उसे लग रहा था कि उसके हाथ और भी मजबूत हो गए हैं। लांग्यो ने राहत की सांस ली। लगता है मंगत्यान अंकल की दी हुई दवाई सच में अच्छी थी। अब माँ निश्चिंत हो सकती है। कल रात जब तुम सो गए थे तो तुम्हारे पापा ने दवाई लगाई थी। ये सुनते ही तांगजिरान, जो दरवाजे के पास से गुजर रहे थे, रुक गए। उन्होंने तो कोई दवाई नहीं लगाई थी। क्या ये वास्तव में उसके मार्शल सोल की शक्ति थी? क्या ब्लू सिल्वर ग्रास में कोई छिपी हुई आत्म पुनर्जीवित करने की क्षमता है? लेकिन ये असंभव लगता था। नाश्ते के दौरान घर में हंसी खुशी का माहौल था। पापा, जल्दी चलिए, मुझे स्कूल जाना है। आज हम मार्शल सोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरे हाँ, मैं कल ध्यान करना भूल गया था। घर लौटकर मुझे याद दिला देना। मैं तांग वुलन जरूर एक शक्तिशाली सोल मास्टर बनूंगा। 3 साल बाद रेड माउंटेन अकेडमी। वान युनचाओ ने अपने मोटे शरीर को मरोड़ते हुए टांग वुलन के पास जाकर फुसफुसाया। वुलन, मैंने सुना है कि झो शाओलोंग रैंक 10 तक पहुंच गया है और वो आज रात एक स्पिरिट सोल खरीदने वाला है। तुम्हारा क्या हाल है? पिछली बार तुमने कहा था कि तुम पहले ही रैंक 9 पर हो, है ना? हम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। अगर तुमने ग्रेजुएशन से पहले रैंक 10 नहीं पाई तो तुम्हें अकेडमी की सिफारिश पत्र के बिना घर जाकर खुद साधना करनी पड़ेगी। फिर इंटरमीडिएट अकेडमी में दाखिला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 साल बीत चुके थे और इस दौरान टांग वुलन में बड़ा बदलाव आ चुका था। पहले जो केवल 1.2 मीटर लंबा था, अब वो 1.4 मीटर तक बढ़ चुका था। वो अपने साथियों से थोड़ा लंबा हो गया था। उसका शरीर ना तो मोटा था, ना ही दुबला, बिल्कुल संतुलित। बाहर से देखने पर वो विशेष रूप से बलशाली नहीं लगता था। उसके चेहरे में भी परिवर्तन आया था। अब वो और भी हैंडसम दिखता था, खासकर उसकी चमकदार काली आंखें जो शीशे की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थीं। भले ही उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था, फिर भी वो रेड माउंटेन अकेडमी में काफी लोकप्रिय था। वान युनचाओ वही मोटा लड़का था जिससे वुलन की पहली साल मुलाकात हुई थी। पहले वो टांग वुलन को नीचा समझता था, लेकिन एक दिन जब उसने वुलन को तंग करने की कोशिश की तो वुलन ने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट दिया था। उसके बाद से वान युनचाओ पूरी तरह शांत और आज्ञाकारी बन गया था। उन दोनों के पास अभी कोई सोल स्किल नहीं थी और ना ही उनके सोल पावर रैंक में बहुत अंतर था, लेकिन टांग वुलन की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक थी। वो दिखने में भले ही ताकतवर ना लगता, पर एक बार जब उसने एक हाथ से वान युनचाओ को उठा लिया था, तब से वान युनचाओ डर के मारे रो पड़ा था। उसी दिन से वो टांग वुलन की छाया बन गया था। मार्शल सोल क्लास में मुश्किल से 1 दर्जन छात्र थे, जिनमें से 6 पहले ही रैंक 10 तक पहुंच चुके थे। वे सबसे निचले स्तर सोल स्कॉलर से ऊपर बढ़कर सोल मास्टर बनने के योग्य हो चुके थे, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें एक स्पिरिट सोल प्राप्त करना आवश्यक था।
इन 3 वर्षों में उन्होंने लगभग अपनी प्राथमिक अकेडमी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इंटरमीडिएट अकेडमी में दाखिले के बाद उन्हें अपनी विशेषता के अनुसार विभाजित किया जाना था। ग्लोरी बाउंड सिटी एक छोटा शहर था, इसलिए वहां कोई इंटरमीडिएट सोल मास्टर अकेडमी नहीं थी। किसी मध्यम शहर की अकेडमी में प्रवेश पाने के लिए छात्रों के पास एक स्पिरिट सोल होना आवश्यक था। वान युनचाओ उन 6 छात्रों में से एक था जो पहले ही रैंक 10 तक पहुंच चुका था। जो भी छात्र ग्रेजुएशन से पहले रैंक 10 तक पहुंच जाते हैं, उन्हें अकेडमी की सिफारिश पत्र मिलती थी, जिससे इंटरमीडिएट अकेडमी में दाखिला लेना आसान हो जाता था। अगर कोई छात्र 10 साल की उम्र तक रैंक 10 तक नहीं पहुंचता तो उसे दाखिले से पहले कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। मैं लगभग पहुंच गया हूं, लगता है अब बस अंतिम रुकावट बची है, तांग वुलिन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी साधना गति ने उसकी शिक्षिका लिन शिमैंग को भी चकित कर दिया था। रैंक 3 से रैंक 10 तक पहुंचने में 3 साल का समय साधारण माना जाता है, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास था। ऐसे बेकार सोल के साथ 3 साल में रैंक 10 तक पहुंचना बिल्कुल भी धीमा नहीं कहा जा सकता था। लिन शिमेंग ने पाया कि वुलिन में ध्यान की एक असाधारण प्रतिभा थी। वो वातावरण में उपस्थित ऊर्जा को बहुत आसानी से महसूस कर सकता था और उसका ध्यान अत्यंत स्थिर था। बाद में उन्होंने कारण भी समझा। टांग वुलिन की स्पिरिचुअल पावर अपने साथियों से बहुत अधिक थी, इसी कारण वो एकाग्र होकर तेजी से साधना कर पाता था। अगर ग्रेजुएशन से पहले एक और छात्र रैंक 10 तक पहुंच जाता तो शिक्षिका को भी प्रतिष्ठा और बोनस मिलता। इसलिए अंतिम वर्ष में लिन शिमेंग ने वुलिन पर विशेष ध्यान दिया। वो उसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन देती थीं और वुलिन ने भी उन्हें निराश नहीं किया। ग्रेजुएशन से आधा महीना पहले ही वो रैंक 9 तक पहुंच गया था। बस एक कदम और वो सोल मास्टर बन जाता। स्पिरिट सोल के बिना सोल स्कॉलर सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन जैसे ही वे स्पिरिट सोल प्राप्त कर लेते हैं, वे एक नए स्तर में प्रवेश करते हैं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, वान युनजाओ हंसते हुए बोला। कौन जानता है, शायद हम एक ही इंटरमीडिएट अकेडमी में फिर मिल जाएं। और हाँ, जब तुम्हारे पास अपना स्पिरिट सोल होगा, तब हम फिर एक मुकाबला करेंगे। तब देखेंगे कौन किसे हराता है। तांग वुलिन ने उसे एक नज़र देखा और कहा, तुम सपने देखते रहो। वो स्वाभाविक रूप से वान युनचाओ को अपनी असली ताकत नहीं बताना चाहता था। अकेडमी के गेट के पास पहुंचते हुए टांग वुलिन तुरंत बाहर नहीं गया। वो वहीं खड़ा किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में रजत सफेद बालों की एक चमकती लकीर दूर से आती दिखाई दी। नारे, धीरे चलो, तुम गिर जाओगी। टांग वुलिन का स्वर प्रेम से भरा हुआ था। नारे के सिर पर छोटे सांदी जैसे बाल थे। 3 साल बीत जाने पर भी वो बहुत नहीं बदली थी, बस थोड़ी लंबी हुई थी, लेकिन अब भी उतनी ही प्यारी और सुंदर थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो वुलिन से बस 1 साल छोटी है। वो अभी एक नन्ही सी लड़की है। बड़े भैया, मुझे लॉलीपॉप खाना है, नारे हंसते हुए बोली और वुलिन का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, पहले खरीदते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और फिर मैं वर्कशॉप चला जाऊंगा, टांग वुलिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जैसे ही छात्र बाहर निकल रहे थे, किसी को भी इन दोनों भाई बहन को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। सब इसके अभ्यस्त हो चुके थे। नारे जब टांग परिवार के साथ दूसरे वर्ष में थी, उसने जागरण समारोह में भाग लिया था और वहां एक चमत्कार हुआ था। ये चमत्कार ये नहीं था कि उसका मार्शल सोल बहुत ताकतवर था, बल्कि ये कि उसके पास कोई भी मार्शल सोल नहीं था। ये पूरे महाद्वीप के इतिहास में बहुत दुर्लभ था। इस कारण वो केवल अकेडमी के सामान्य वर्ग में दाखिला ले सकी, ना कि सोल मास्टर वर्ग में। नारे बहुत सुंदर हो गई थी, जिसे अन्य लड़कियां जलने लगी और लड़कों में उत्सुकता भर गई। इसी कारण टांग वुलिन को कई बार लड़ाई करनी पड़ी। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें रोक लिया था और जब वुलिन अकेले सबका सामना नहीं कर पाया तो उसने अपने शरीर से नारे की रक्षा की थी, जब तक वो घायल नहीं हो गया। तब तक उसने नारे को एक खरोच तक न आने दी। अगले दिन उसने उस लीडर को खोजकर रोज उससे लड़ाई की, जब तक कि वो डरकर पीछे नहीं हट गया। उसके बाद किसी ने भी नारे को तंग करने की हिम्मत नहीं की। वुलिन की बहादुरी के कारण वो अकेडमी में प्रसिद्ध हो गया था। 8 साल की उम्र से ही टांग वुलिन एक जिम्मेदार युवक बन गया था। वो हर दिन नारे को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। कुछ स्नैक्स खरीदने के बाद उसने नारे को घर छोड़ा, अपना स्कूल बैग उतारा और तेल में भीगे वर्क क्लोथ्स पहनकर फिर घर से निकल गया। मंगटियान की वर्कशॉप अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी।